की रिपोर्ट ने माननीय नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सफलता, उनकी दूरगामी राजनीतिक नीति और रणनीति पर बहुत मजबूती के साथ मोहर लगा दिया है। हम आभारी हैं विश्व बैंक के, न तो वो भाजपा की संस्था है न भाजपा के द्वारा किया गया सर्वे है। हम आभारी हैं कि उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सुनियोजित नीति से एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अतिशय गरीबी के लोगों की संख्या में 17 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से और 31 करोड़ लोगों को मध्यम गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया है। हम यह नहीं भूल सकते हैं कि यह सफलता उस दौर में मिली है जब 3 साल 4 साल का समय कोरोना की महामारी में माननीय नरेंद्र मोदी की नीतियों को प्रभावित कर सका है। फिर भी बावजूद इसके आज पूरी दुनिया में हमने एक उदाहरण स्थापित किया है कि कोई राजा, कोई प्रधानमंत्री अगर एक निश्चित कार्य पद्धति से सुनियोजित तौर तरीके से जनता के जीवन को लक्ष्य बना करके काम करेगा तो वह कल्याणकारी अवधारणा को पूरा करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ देश के गरीबों को सशक्तिकृत किया है, उन्हें मकान दिए हैं, उन्हें आवास दिया है, उन्हें गैस दी है, उन्हें दवा के लिए पैसा दिया है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की है, उनके घर में शुद्ध पानी पहुंचाया है, बल्कि साथ में मध्यम वर्ग का नागरिक जो दिन भर अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान रहता था, मध्यम वर्ग के नागरिकों की आय कैसे बढ़े और मध्यम वर्ग के नागरिकों का कैश इन हैंड कैसे बढ़े, अतिरिक्त कैश हाथ में कैसे आए, उसकी भी चिंता की है। 2014 के पहले कांग्रेस सिर्फ 2 लाख तक की आय पर आय कर नहीं लगाती थी। इस देश का मध्यम वर्ग माननीय प्रधानमंत्री का आभारी है। आज 12,75,000 रुपए तक की प्रतिवर्ष की आय पर किसी मध्यम वर्ग के नागरिक को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ठंडी दूध से रणनीति बना करके इस देश की महिलाओं को सशक्तिकृत करने का काम किया है, उनके आय के साधन बढ़ाए हैं, समाज में उनका सम्मान बढ़ाया है और पुरुषों के साथ उनको खड़ा करने की इस जिद पर गए हैं कि आज देश के एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने का काम कर रही हैं, देश की सुरक्षा का काम कर रही हैं। और आज हम आभार प्रकट करते हैं अपनी बहनों की ओर से, उन्होंने 1/3 लोकसभा और विधानसभा की सीटों को महिलाओं के लिए पूरी तरह आरक्षित कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था कि वो किसानों के आय को उनकी लागत से 2 गुना जरूर कर देंगे और आज पिछले 11 सालों में चाहे वो किसान सम्मान निधि रही हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड रहा हो, चाहे वो बिल्कुल सस्ती खाद रही हो, चाहे वो उच्च कोटि के उत्पादक बीज रहे हो, चाहे वो फसल बीमा योजना रही हो, चाहे वो सिंचाई योजना रही हो, चाहे वो किसानों तक ऋण की पहुंच रही हो, चाहे वो उनके सामान की बिक्री के लिए मंडियां रही हों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन वो अपने सामान को पूरे भारत में सही मूल्य पर बेच सकें, इन सारे माध्यमों से, और चाहे वो अत्यधिक बढ़ा हुआ एमएसपी हो और चाहे वो अत्यधिक एमएसपी पर खरीद हो। आज हम आपको बताएं, माननीय प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर इतनी अधिक खरीद की है कि आज देश में बफर स्टॉक के रूप में जितना गेहूं चाहिए उसका 5 गुना अधिक गेहूं है, जितना चावल चाहिए उसका 4.5 गुना अधिक चावल है। दलहन की जो क्रय करने का काम है एमएसपी पर 73 गुना बढ़ा है, तिलहन के क्रय करने का काम एमएसपी पर 15 गुना बढ़ा है। आज किसान अपने आप को माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाभान्वित महसूस कर रहा है
और हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमने ग्रामीण जीवन के नागरिकों को भी बहुत बेहतर किया है। उद्योग की सुविधाएं बढ़ें, लोग अपने पूंजी निवेश के साथ देश में उत्पादन करें, इसके लिए हमने इस देश में कानून में परिवर्तन किए हैं, ईज ऑफ डूइंग बेहतर की है, अनुसंधान के बेहतर अवसर दिए हैं, विभिन्न प्रकार के जो कड़े कानून थे हमने उनको भी हटाने का काम किया है। और आज उसका फल है कि जब हमने कॉर्पोरेट टैक्स 35% से घटा करके 15% कर दिया, आज पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर पूरी ताकत से देश के विकास में अपना योगदान करने में लग गया है। सामरिक आधार पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को कितना स्वावलंबी बनाया है, ऑपरेशन सिंदूर उसका उदाहरण है। हमारा एक सैनिक भी नहीं मरा है, हमने एक बार भी सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है, हमने टारगेटेड लैप्रोस्कोपिक युद्ध लड़ा है। हमारे लैप्रोस्कोपी ड्रोन्स और मिसाइल्स ने भारत की सीमा से जा करके उनके आतंकवादी केंद्रों को तबाह किया है और उनके हवाई स्पेस को जहां से वो ड्रोन और मिसाइल्स छोड़ा करते थे उन्हें ध्वस्त किया है और पाकिस्तान को मजबूर किया है कि वो घुटने टेक करके युद्ध समाप्त करने का आग्रह करे। हम 11 साल के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री को देश के 142 करोड़ नागरिकों की ओर से आभार प्रकट करते हुए उन्हें आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 में एक सर्वाधिक विकसित भारत, जिसे हम सोने की चिड़िया किसी जमाने में जानते थे, हम उसे फिर सोने की चिड़िया बनाने में सफल होंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे थे। पहले उन्होंने एकजुटता की बात की थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बोला गया कि नरेंद्र सरेंडर वाले बयान। अब देखिए, मेरा आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह है कि इस पत्रकार वार्ता के बाहर निकलिए और जो 10 नागरिक आपको क्रम से मिल जाएं उनसे पूछ लीजिए। एक सवाल है, यह मूर्ख, मैं इसके लिए मूर्ख शब्द बहुत हल्का है ना। यह व्यक्ति पूरी की पूरी कांग्रेस को समाप्त करने पर जुटा हुआ है। भगवान इसकी इच्छा शक्ति बढ़ाए, 2-4 साल में जो बची कुची कांग्रेस है वो समाप्त हो जाएगी। हम सब उनके आभारी होंगे। अपनी इसी बाल बुद्धि से वो लगातार देश के विरोध में बोलते रहे, ईश्वर उन्हें ऐसा ही आशीर्वाद दे। सर सवाल है कि 11 साल को लेकर विपक्ष ये कहता है कि संविधान को कमजोर किया है सरकार ने और सामाजिक ताने बाने को दिया है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक सरकार है 75 सालों में, 78 सालों में, जिसने इस देश के संविधान को मजबूत करने का काम किया है। आपको मालूम है, भाजपा की सरकार आने के पहले ST-SC आयोग भी नहीं था, ये दोनों एक साथ काम करते थे। भाजपा ने ST-SC आयोग अलग किया था। भाजपा वो सरकार है जिसने OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। भाजपा वो सरकार है जिसके 60% मंत्री SC वर्ग, ST वर्ग और OBC वर्ग और महिलाओं में से आते हैं। 60% मंत्री। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो अकेली सरकार है जिसने आज तक कभी भी किसी भी प्रदेश में राजनीतिक लाभ की दृष्टि से राष्ट्रपति शासन लगाने का काम नहीं किया है। अन्यथा आप राष्ट्रपति शासन का इतिहास खोल करके देख लेंगे तो इन्हीं कांग्रेसियों ने देश में 106 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। यही कांग्रेसी है, देश की जनता नहीं भूली है, जिन्होंने 1975 में इस देश को आपातकाल लगाया था, नागरिकों की जबरन नसबंदी की थी, 1.5 लाख लोगों को उठा करके जेल के सीटों के भीतर फेंक दिया था और पूरे देश को अपनी पार्टी का गुलाम बना लिया था। उस जमाने में लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। अब कांग्रेस में यह परंपरा पुनः जन्म ले रही है। सोनिया हिंदुस्तान और राहुल गांधी हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं। तो लोकतंत्र में यह लोग कितना विश्वास करते हैं, उस दिन पूछना चाहिए था जब मनमोहन सिंह की सरकार कोई अध्यादेश लेकर आ रही थी
और कांग्रेस का यह चिर युवा 54 साली नौजवान अपनी ही सरकार के उस अध्यादेश को जनता के सामने सदन के बाहर फाड़ रहा था। तो किसी भी पार्टी को, कम से कम कांग्रेस को, तो कभी भी इन विषयों पर संविधान के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। ये देश अच्छी तरीके से जानता है कि संविधान के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कांग्रेस कितनी जलती थी, कांग्रेस कितनी डरती थी, कांग्रेस कितनी हीन भावना का एहसास करती थी, और जब भी मौका मिले अंबेडकर को अपमानित करने का काम करती थी। इतिहास के पन्नों में जाकर के देखिएगा, इस देश में जो पहला चुनाव हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव न जीत सके, इसलिए 73,000 फर्जी वोट डलवाए गए थे। और देश का पहला इलेक्शन पिटीशन कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ दाखिल किया था और बताया था कि 73,000 फर्जी वोट डलवा करके मुझे जबरन हरवाने का काम किया गया है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शरीर को दिल्ली में कोई स्थान नहीं दिया गया, मजबूर कर दिया गया कि उनके घर वाले लेकर के उन्हें दिल्ली से बाहर आए, और यहाँ तक कि जिस जहाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शरीर गया, उस जहाज का किराया भी भीमराव अंबेडकर के परिवार से ले लिया गया। नेहरू जी ने जीते जी अपने को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी ने जीते जी भारत रत्न दे दिया, राजीव गांधी ने इस देश का कैसे भट्टा बैठाया था पूरा देश जानता है, उनको मृत्यु के उपरांत भारत रत्न दे दिया गया। लेकिन सरदार पटेल लंबे समय तक भारत रत्न के लिए इंतजार करते रहे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो जब पहली बार भारत की भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार बनी, तब उन्हें सम्मान और उनको अधिकार देने का काम किया गया। इसलिए कांग्रेस एक दलित विरोधी, भीमराव अंबेडकर विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी और संविधान विरोधी राजनीतिक दल है। वो अपनी मृत्यु स्वयं शनैः शनैः मर रही है। हम ईश्वर से उनकी सुखद राजनीतिक समापन की कामना करते हैं। सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का भी आरोप है सरकार पे। हमारी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात कही है। सामाजिक ताना बाना उस दिन बिगड़ा था जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। उसी दिन भारत का सामाजिक ताना बाना एक भीषण हिंदू मुस्लिम क्लैश पैदा हुआ था। हमने वही काम किया है। हमने देश के गरीबों को लाभ देने का काम किया। हमने नरेंद्र मोदी जी ने चुनौती के साथ कहा, संसाधनों पर पहला अधिकार किसी मजहब विशेष का नहीं होगा, देश के गरीबों का होगा। और मुसलमान चूंकि गरीबी में अधिक आता था, इसलिए मैंने जिन योजनाओं को भी गिनवाया है उनकी संख्या के मुकाबले 15% मुसलमान थे, 31% आवास मुस्लिम समाज को मिले, 15% मुसलमान थे, 37% उज्ज्वला गैस उन्हें मिला, 15% मुसलमान थे, 36% आयुष्मान भारत की योजना उन्हें मिली। हमने समाज में कोई ताना बाना हिंदू मुस्लिम का खराब नहीं किया। जो गरीब था, हिंदू हो या मुसलमान, ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करने का प्रयास किया। सर एक सवाल